हेलो बच्चों। आज हम एलएलपी का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। इसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 11, भाई, जो कि आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी है। इसके सारे के सारे स्टेप हमने बताया था। सेक्शन 11 पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 11। हाँ, सेक्शन 11 पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए थे, सारे स्टेप कवर करा दिए थे। आज हम इस क्लास में कवर करेंगे सेक्शन 12 और उसके आगे के सेक्शंस को। ओके, माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आगे हम पढ़ते हैं एलएलपी के बारे में। तो क्विक रिवीजन एक बार देख लो। भाई, कल हमने बताया था एलएलपी के बारे में सेक्शन 11। इसमें क्या था, स्टेप 1 में हमने ये बताया था, यदि कोई पर्सन है अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करेंगे, अपना नाम वगैरह अपना पार्टिकुलर सब कुछ उसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद उसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को आरओसी के पास फाइल कर देंगे कि फीस के साथ, और एलॉन्ग विथ स्टेटमेंट भी जाएगा साथ में। मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट प्लस क्या जाएगा, सिग्नेचर जाएगी। इट मीन की फीस। अब जो ये स्टेटमेंट होता है ये क्या होता है। अब भाई, क्या ये स्टेटमेंट कैसे मिलेगा, स्टेटमेंट कैसे मिलेगा कि भाई कोई एक सीए होगा या सीएस होगा या एडवोकेट होगा या फिर कास्ट अकाउंटेंट होगा, उससे क्या करना है, आपको हेल्प लेनी है। वो क्या, वही आपकी एलएलपी को क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट कराएगा। तो वो इनकॉर्पोरेट कराते समय आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को चेक करेगा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद वो क्या करेगा, अथॉरिटी देगा कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगी, एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के प्रोसेस में हो जाएगी। तो ये सारा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद क्या होगा आपका। अब देखो, जो आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है। भाई, वो ऊपर तो हमने बता दिया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्लस फीस प्लस स्टेटमेंट, ये सारा का सारा आरओसी के पास सबमिट किया जाता है। बट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर होता क्या है भाई, जो सारे के सारे पार्टनर जो एलएलपी में बनने के लिए आ रहे हैं, वो क्या भाई सब्सक्राइब करेंगे तो क्या क्या है उसमें डिटेल्स डालेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्म प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो फॉर्म लेंगे। उसमें क्या करेंगे, स्टेट मतलब लिखेंगे नेम ऑफ एलएलपी, स्टेट द पर्पज बिजनेस ऑफ एलएलपी, क्या है एलएलपी का बिजनेस एंड पर्पज, स्टेट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। एड्रेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस बताएंगे उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, एंड सारे पार्टनर्स का एड्रेस, नेम वगैरह सारा सब कुछ उससे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में स्टेट किया जाएगा। उसके बाद स्टेट द नेम ऑफ एड्रेस एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सारा सब कुछ, और उससे रिलेटेड जो भी प्रिस्क्राइब चीजें रहेंगी वो सारा सब कुछ किया जाएगा। अगर मान लो क्या हुआ कि आपने स्टेटमेंट को क्या कर दिया, फेल्स, या फिर क्या कर दिया, डज नॉट बिलीव शैल बी पनिशेबल, मतलब कि जो सीए या सीएस आपको हेल्प कर रहा है एलएलपी इंकॉर्पोरेट कराने में, वो क्या करेगा, स्टेटमेंट देता है कि भाई हाँ सारा सब कुछ करेक्ट है। अगर वो फेल्स स्टेटमेंट या आपने क्या किया है, फेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो क्या होगा भाई, आप 2 साल तक की जेल हो सकती है, मिनिमम 10,000 की पेनल्टी और मैक्सिमम 5,000 की पेनल्टी आपको लग जाएगी। तो ये सारा सब कुछ हमने इसकी पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन भी हमने शायद पढ़ लिया था। ओके, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, हाँ ये पढ़े थे, देखो ये पढ़ लिए थे, रिवीजन इसका भी करा दे रहा है। देखो, सेक्शन 12 में क्या होता है, जो भी आपने सेक्शन 11 में क्लॉज बी क्लॉज सी सब सेक्शन 1 में आपने किया, उसका क्या करोगे, कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट and unless the requirement imposed by clause A of the subsection has not been completed with with he shall within a period of 14 days में, भाई 14 दिन के अंदर अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सारे सारे पार्टनर अपना नाम सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद वो सारा सब कुछ जैसे कि बोले आरओसी को फाइल करने के लिए फीस और स्टेटमेंट वगैरह 14 डेज में सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उसके बाद क्या होगा,
ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, ये सारा सर्टिफिकेट दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम, ये सारे की सारी चीजें 14 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, इसे एक्सेप्ट कर लेगा यदि उससे क्या होता है, सफिशियंट एविडेंस मिलते हैं कि सारा सब कुछ क्लियर एंड ट्रू एंड फेयर है, तो वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा। क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार, आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन बाय द ऑफिशियल सील इशू कर देगा। सर्टिफिकेट जैसे ही मिलता है वो कंक्लूसिव एविडेंस बन जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी का। अब हम आगे सेक्शन 13 पढ़ेंगे। हाँ भाई, इसके पहली क्लास में हमने सेक्शन 11 और 12 दोनों कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमने तुरंत रिवीजन भी कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 13। सेक्शन 13 को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी चेंज देयर इन। ओके, तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी क्या होता है ये पढ़ेंगे। भाई चेंज देयर इन, कब इसका रजिस्टर्ड ऑफिस हम लोग चेंज करते हैं, ये सारा सब कुछ हम देखेंगे। एवरी एलएलपी शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल रिसीव्ड। कह रहा है कि एवरी एलएलपी, जितनी भी एलएलपी होती हैं बनती हैं, वो सेल, देखो सेल है रजिस्टर्ड ऑफिस, बिल्कुल हर एक एलएलपी के पास क्या होता है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, बिल्कुल। टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल बी रिड्यूस्ड। मतलब आपकी मान लो कोई एलएलपी है, एक एलएलपी है, ठीक है। अब ये आप एलएलपी के पार्टनर हैं। अब अगर मान लो कोई भी क्लाइंट है, वो क्लाइंट को क्या करना है, आपके ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, या फिर कुछ भी कोई सा कैसा भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, अगर एलएलपी में भेजना है तो भाई एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजा जाता है। और अगर ये कहें कि भाई इस एलएलपी के सारे डॉक्यूमेंट किसी भी पर्सन को देखना है, तो भी वो पर्सन जा करके एल रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके देख सकता है। जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां पे एलएलपी के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। जैसे आपने अभी देखा जस्ट कि भाई आरओसी को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, तो वही चीज है, वहां पे आरओसी के पास सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। किसी भी क्लाइंट या किसी भी इन्वेस्टर को अगर किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में जा करके उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो कह रहा वही सिंपल बात है, यूरी एलएलपी सेल है और रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी एड्रेस एंड वेयर दे शैल बी रिड्यूस्ड, जहां पे सारे के सारे कम्युनिकेशन किए जाते हैं, रिसीव भी किए जाते हैं, और किसी को कम्युनिकेशन करना है तो वो पर्सन कर भी सकता है। a document may be served on LLP or a partner or designated partner thereof by sending by it post under certificate आप पोस्टिंग बाय आर बाई द रजिस्टर्ड पोस्ट बाई द, देखो कोई भी पोस्ट अगर आपको भेजनी है तो सर्टिफिकेट पोस्ट आपको किसके द्वारा भेजे जाएंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, या एनी अदर मैनर में भी प्रिस्क्राइब एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ भेजे जाते हैं, एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजे जाते हैं। एंड एनी अदर एड्रेस स्पेसिफिकली डिक्लेयर बाय द एलएलपी, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजे जाएंगे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट। आप जानते हो कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो आपके घर में आता है, लेकिन यहाँ पे किसी के घर में नहीं जाना होता भाई। सिंपल, एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, अगर किसी भी प्रकार का एलएलपी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आता है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में आता है। यदि किसी को भाई किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट देखता है, देखना है, तो वो क्या करे, रजिस्टर्ड ऑफिस में जा करके देख सकता है। बस यही सिंपल सी बात थी और कुछ नहीं, ठीक है ना। फॉर द पर्पज ऑफ सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, वही चीज है। द एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, देखो अगर आपको मैंने बताया होगा पिछली क्लासेस में कि रजिस्टर्ड ऑफिस हर स्टेट में अलग अलग होता है भाई। जो बड़ा स्टेट है वहां पे 2-3 आरओसी होंगे, लेकिन ऐसे नॉर्मल छोटे से स्टेट में एक ही आरओसी होगा, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब है कि मान लो आप महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र में आपके एलएलपी है, और आप जानते हो महाराष्ट्र का एरिया बहुत ही ब्रॉड है, तो वहां पे जो रजिस्ट्रार हैं, एक से काम नहीं चलेगा, एक से ज्यादा 2-3 रजिस्ट्रार वहां पे हैं। अब सपोज मान लो कि आपने
क्या किया, रजिस्ट्रार नंबर 1, रजिस्ट्रार नंबर 2, रजिस्ट्रार नंबर 3, आपकी एलएलपी यहाँ पे है। आपने क्या किया है, इस रजिस्ट्रार के पास अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हो और वो ही आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ऐसा आप बोलते हो। सारा सब कुछ क्लियर है। सपोज मान लो ये जो ये आरओसी है उठ करके कल के यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। तो अब बताओ, आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने यहाँ जाना पसंद करोगे कि यहाँ जाना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है भाई, अगर आपके पास में कोई भी चीज है तो आप पास में करना चाहोगे। वेरी सिंपल। ओके। तो रजिस्टर्ड ऑफिस अब क्या करोगे, आप चेंज करोगे। भाई इस रजिस्टर्ड ऑफिस को भाई इस रजिस्टर्ड ऑफिस से अब अपने रजिस्टर्ड इस ऑफिस को चेंज करोगे। तो वही चीज है, आपको अब समझ में आ गया होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन का मतलब क्या होता है। तो अब आगे पढ़ेंगे। हमने ये बता दिया था कि रजिस्टर्ड हर एक एलएलपी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, जहां पे नोटिस वगैरह सारी की सारी एड्रेस्ड की जाती है, भेजी जाती हैं एंड रिसीव की जाती हैं। उस रजिस्टर्ड ऑफिस में सारी नोटिस भेजी जाती हैं और रिसीव की जाती हैं। अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन एलएलपी आर a partner or designated partner thereof by sending it by post under certificate by post a poster posting by registered post or by any other manner as may be prescribed at the registered office and any other address specifically declared by the LLP for the purpose of in such form and manner as may be prescribed। ओके, कहने का सिंपल मतलब है कि रजिस्टर्ड ऑफिस आप क्या कर सकते हो, चेंज करा सकते हो कहीं भी किसी भी प्लेस पे। ओके। एज पर प्रिस्क्राइब्ड, मतलब प्रिस्क्राइब मतलब आपको जहां पे ठीक लगता है, जहां पे आसपास जो भी है वो कर सकते हो। एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस सच चेंज विद द रजिस्ट्रार। देखो, आपको अगर अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नोटिस भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। द रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म एंड मैनर and subject to such condition as may be prescribed and any such change shall be take effect only upon such filing। okay। the if the LLP contravenes any provision of the section this section, अगर आपने सेक्शन 13 का कंट्रावेंशन, हर एक सेक्शन का कंट्रावेंशन करोगे तो उसकी पेनल्टी उसके सेक्शन के बाद बताई गई है। तो अगर यदि आप सेक्शन 13 का कंट्रावेंशन करते हैं तो आपको क्या पेनल्टी लगेगी, कह रहा है एलएलपी एंड इट्स यूरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद पेनल्टी 500 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000। मैक्सिमम आपको 50,000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है यदि आप सेक्शन 13 का क्या करते हो, प्रोविजन का कंट्रावेंशन करते हो। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब सेक्शन 14 पढ़ेंगे जो कि बहुत ही आसान है। अगर बात करें ये पूरे एलएलपी में सबसे आसान इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 14 है, बहुत ही आसान है। सेक्शन 14 वेरी सिंपल। चलो, अब सेक्शन 14 देखेंगे क्या कहता है। कह रहा, अब कहने का मतलब अगर आप अपनी कोई भी एलएलपी है उसे आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो एक प्रकार से जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग के पास राइट होता है वैसे ही इसके पास भी राइट हो जाता है। मतलब एक इंसान क्या करता है, किसी पे केस फाइल कर सकता है, इस इंसान पे कोई भी पर्सन केस फाइल कर सकता है। तो एलएलपी में भी वही सुइंग एंड बीइंग सूड, भाई ये किस पे किसी पे सू फाइल कर सकती है और इस पे भी कोई सू फाइल कर सकता है। मतलब केस फाइल करना, सूट फाइल करना, केस फाइल करना। ओके। फिर और क्या कर सकती है एलएलपी, एक्वायरिंग एंड ओनिंग, भाई किसी भी होल्डिंग एंड डेवलपिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल और इंटेंजिबल और टेंजिबल। ओके। भाई कोई भी असेट ये क्या कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं एलएलपी। नेक्स्ट है हैविंग कॉमन सील, भाई एलएलपी के पास कॉमन सील हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये ऑप्शनल है। फिर कह रहे डूइंग एंड सफरिंग अदर एक्ट एंड थिंग्स एज बॉडीज कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर। कह रहा है कि सफरिंग अदर एक्ट्स थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डूइंग, मतलब कहने का मतलब अदर जो बॉडी कॉर्पोरेट अगर और किसी भी प्रकार की चीजें अराइज होती है, जैसे एक बॉडी कॉर्पोरेट सफर करता है वैसे ये भी
सफर करेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। सेक्शन 15 तक हमने पढ़ा दिया भाई, बिल्कुल आसान है जहां पे। हाँ, अब हम आगे बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ नेम, सेक्शन 16 के बारे में। सेक्शन 16 में आपको क्या बता रहा है? रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। आप जानते हो कि जब हम टिकट कराते हैं तो रिजर्वेशन कराते हैं, ये आपको पता है भाई, सिंपल। तो आपकी वो सीट क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है, रिजर्व हो जाती है। अब उस सीट पे आप चाहे जब जाएं आप ही बैठेंगे, टिकट को दिखा करके। सिंपल बात है। कोई और पर्सन बैठा है तो उसे उठा सकते हो, क्योंकि वो आपके नाम रिजर्व है। सिंपल। अब इसी से आपको रिलेट करना है रिजर्वेशन ऑफ नाम। एलएलपी के नेम को कैसे रिजर्वेट कराया जाता है। ओके। सॉरी। अब रिजर्वेशन ऑफ नेम में हम ये देखेंगे कि सपोज, अब मान लो आपको एलएलपी एक इनकॉर्पोरेट करानी है। अब आप एक दो पार्टनर हैं आपके, अब दोनों लोग मिल करके एलएलपी इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हो, बस सोच रहे हो क्या नाम दे भाई। ठीक है ना, एलएलपी का। क्योंकि अगर मान लो आप क्या करती हो भाई, सिंपल नाम यूज कर लेती हो कि भाई आकाश, आकाश एन एलएलपी। तो बताओ, आकाश एंड एलएलपी आपने मन में रखा और सोचा कि बस हम ये एलएलपी रख लेते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होगा। आप पहले ये चेक करोगे। रिजर्वेशन कराने का मतलब ये होता है कि भाई हमें ये नाम रिजर्व होगा या नहीं होगा। कोई और पर्सन तो नहीं रिजर्व करा रखा है भाई। सिंपल वही चीज है, जैसे आप क्या करते हैं, टिकट बुक करते हैं, तो अगर कोई और पर्सन रिजर्व करा रखा होता तो आपको वो सीट नहीं मिलती। ठीक है ना? नेक्स्ट सीट मिलती है, दूसरी सीट कोई और मिलती है। तो वही चीज है, अगर आपने सोचा कि भाई मैं क्या करना चाहता हूं कि आकाश अनलिमिटेड एलएलपी नाम से एक फर्म खोलना चाहता हूं, तो आपको क्या होगा, जो ये आकाश एंड एलएलपी है, यही नहीं मिल जाएगा। अब इसको चेक करेंगे भाई, जब हम एलएलपी इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो जब वो प्रोसेस होता है तो उसके अंदर पता चल जाता है कि भाई ऑलरेडी आकाश एंड एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अब ये नाम आपको रिजर्व नहीं होगा। आप दूसरा नाम लेकर के आओ, और हम उसे फिर चेक करेंगे कि आपकी इस नाम की एलएलपी बन सकती है या नहीं बन सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पता भी नहीं चलता, भाई कोई एलएलपी चल रही है, पता नहीं है भाई, और आपने एक नई एलएलपी खोल दिया। तो गवर्नमेंट का जो भी है, भाई ये कहते हैं कि हम आपको 3 महीने के लिए देते हैं। अगर 3 महीने तक कोई नहीं आता शिकायत लेकर के भाई कि हमारी एलएलपी का नाम किसी और को क्यों दे दिए हो, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई नहीं आता तो हम आपको इस नाम को दे देंगे। अदरवाइज क्या किया जाएगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अब जो चीज हमने बताया वही चीज लिखा है, ध्यान से सुनो। अ पर्सन में अप्लाई, मान लो आपने क्या किया, ये आप लोग हो, आपने क्या किया, अप्लाई किया है इन सच फॉर्म एंड मैनर कंप्लाइंड बाय सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब जो भी है, आपने एलएलपी को क्या किया, एक कंप्लाइंट किया है, और जो भी फीस वगैरह प्रिस्क्राइब था वो आपने पे किया है इन द रजिस्ट्रार फॉर द रिजर्वेशन। रजिस्ट्रार में जा करके किसके लिए, रिजर्वेशन ऑफ नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन एज। आपने क्या कर रखा भाई, आपने अप्लाई किया किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, नाम को रिजर्वेशन के लिए, द नेम ऑफ proposed LLP, the name to which LLP proposes to change its name। फिर कह रहा है अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, जो भी आपको एप्लीकेशन रिसीव हुआ है सबसेक्शन 1 में, हमने ये बताया ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, भाई वो फॉर्म को क्या, एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। जो भी ये, अब ये सबसेक्शन 1 में जो भी आपको एप्लीकेशन रिसीव होगा और पेमेंट मिलेगा, प्रिस्क्राइब जो भी फीस होगी, रजिस्ट्रार में इफ इज satisfied subject to the rules prescribed by central government in the matter that the name to be reserved is not one which may be rejected। कह रहा है later that the name of the reserve is not one which may be rejected। कह रहा है कि इसका नेम रिजेक्ट जब तक नहीं हो जाता ऑन एनी
ग्राउंड रिफर्ड टू द सब सेक्शन टू सेक्शन 15, जो सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में पढ़ाया गया, वैसे अगर कोई नहीं मिलता तो क्या होगा भाई, द नेम फॉर अ पीरियड 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। क्या हुआ, आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद भाई आप नेम वगैरह जो भी प्रपोज कर दिया, अब क्या होगा, रजिस्ट्रार को मिलेगा ये एप्लीकेशन। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, चेक करेगा, भाई उसे अभी कोई नहीं दिख रहा है कि एलएलपी किसी के नाम पे रजिस्टर है। अब वो क्या करेगा, इस नेम को 3 महीने के लिए क्या कर देगा, रिजर्व कर देगा। कहता अगर 3 महीने तक कोई नहीं आता तो ये क्या हो जाएगा, आपके नाम एलएलपी रिजर्व हो जाएगी। अगर कोई आता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे नाम की एलएलपी आपको, आपने किसी और को क्यों रिजर्व किया, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे ही कोई आएगा तो हम क्या करेंगे, तो आपके जो हमने क्या कर रखा अभी, आपको 3 महीने के लिए केवल रिजर्व कर रखा है, बाद में हम इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये होता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। बोलो बेटा, समझ में आ गया होगा। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट सेक्शन है 17। सेक्शन 17 में हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। अब रेक्टिफिकेशन कब करना पड़ सकता है भाई, जो आपको नाम को रिजर्व किया गया है, यदि क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल लोग। इससे आपका क्या बनता है, केस स्टडी क्वेश्चन बन के आता है। हाँ, करण नॉट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15 एंड 16 में, जो भी सेक्शन 15 16 में बताया गया, इफ थ्रू inadvertence or otherwise the LLP on its first registration or on its registration by new name is registered by the new which is identical with or too nearly resemble to। कह रहा है कि आपकी जो भी एलएलपी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, वो क्या है, रजिस्टर्ड हुई है, नेम विच आइडेंटिकल विच आर टू नियरली नियरली आइडेंटिकल। मतलब क्या है, वो आइडेंटिकल है या फिर किसी एलएलपी या किसी कंपनी के नियरली रिजेम्बल है। जैसे कि आप जानते हो, टाटा, टाटा का कोई भी चीज है टाटा का, अब आप क्या कर देते हो, इसका रिवर्स करके या फिर डबल टी, टा, ऐसे यूज कर देते हो, टट्टा। ऐसे नियरली रिजेम्बल होना चाहिए भाई, नेम क्या होगा, नियरली रिजेम्बल हो रहा होगा। जैसे अब मान लो किसी चीज का, एप्पल का भाई क्या है, जो सेब बना होता है वो क्या होता है भाई, आपका ब्रांड होता है भाई, एक कटा हुआ एप्पल। अब एक कोई क्या करता है, फोन निकालता है, कटे हुए एप्पल को पूरा एप्पल कर देता है, तो भाई गलत बात है ना भाई। ये क्या है, नियरली रिजेम्बल है। तो इससे क्या होता है भाई, प्रॉब्लम क्रिएट होती, कस्टमर डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है कि अगर आपका ऐसे क्या है, आइडेंटिकल है या फिर किसी से नियरली रिजेम्बल है, तो उसे क्या करना पड़ जाएगा, चेंज करना पड़ जाएगा। वो कब चेंज करना पड़ेगा, देखो भाई, दैट आप हो एनी आप अदर एलएलपी आर अ कंपनी। देखो हमने बताया कि जो आपकी एलएलपी है वो आइडेंटिकल है या फिर नियरली रिजेम्बल है, किससे, किसी दूसरी एलएलपी से या कंपनी से, वही चीज अभी बताया था। या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आप प्रोप्राइटर अंडर ट्रेडमार्क एक्ट, या फिर आपका ट्रेडमार्क, अभी हमने ट्रेडमार्क भी बताया था, जो कटा हुआ एप्पल है उसे आप क्या कर दिए, फुल एप्पल बना दिया। तो भाई नियरली रिजेम्बल है ना, तो ऐसे रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ जाएगा।